हमारी व्यवस्था भी बन रही है। आवाज दो, हम एक हैं। नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में मनीष जायसवाल इस वक्त मौजूद हूँ सूरजपुर जिले के बीरपुर गांव में यहाँ की कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के निवास स्थान पर आज शिक्षक मोर्चा युक्तिकरण सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन देने आया और यहाँ पर इनकी मुलाकात मंत्री जी से भी हुई है। चर्चा करते हैं यहाँ पर आज आने का सबब क्या है। जैसा कि आपको मालूम है, सबब तो युक्तिकरण को लेकर ही है। आज अपनी मांगों को लेकर कितने आश्वस्त हैं? सर, युक्तिकरण का विरोध हो रहा है, कैसे शिक्षा व्यवस्था इससे प्रभावित हो रही है? 2 अगस्त को जो युक्तिकरण के संबंध में जो निर्देश जारी हुए हैं, उसमें जो हमारा सेटअप था, जिसके आधार पर हमारी नियुक्ति भर्तियां हुई हैं 2008 में, उसमें छेड़छाड़ करते हुए प्राइमरी स्कूलों में 2 शिक्षक की व्यवस्था है, मिडिल स्कूलों में 4 शिक्षक की व्यवस्था की जा रही है और हाई स्कूलों में भी इसी अनुपात में शिक्षक कम किए जा रहे हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। वास्तव में जो हमारा 2008 का सेटअप है, जिसके आधार पर नियुक्ति पदोन्नतियाँ हो रही हैं, उसमें 1 प्रधान पाठक 2 सहायक शिक्षक के पद प्राइमरी स्कूलों में और 1 प्रधान पाठक एवं 4 शिक्षक के पद माध्यमिक शाला में क्रिएट किए गए हैं। यदि दर संख्या बढ़ती है तो उनके पद भी वैसे वैसे उसी अनुपात में बढ़ेंगे। लेकिन वर्तमान में जो अभी युक्तिकरण किया जा रहा है, इसमें 1-1 पद कम कर दिया गया है। प्रधान पाठक का पद शिक्षकी पद मान करके माने उनको भी शिक्षक के रूप में गणना की जा रही है। प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल के शिक्षकों को कई अन्य काम कराए जाते हैं और प्राइमरी स्कूल में 2 शिक्षक 5 कक्षाओं को कैसे अध्यापन कराएंगे, जिसके साथ साथ अन्य जो गैर शिक्षकीय कार्य हैं वो भी हमारे शिक्षक साथियों को करना पड़ता है। अभी पंचायत में ग्राम सभा होना है, पंचायत की एक डेवलपमेंट प्लान बनाना है, उसमें हमारे शिक्षकों की ड्यूटी लगी है। हर एक ग्राम पंचायत एक शिक्षक को उसमें शामिल होना है। तो ऐसी स्थिति में यदि 1 शिक्षक प्राइमरी स्कूल में बचता है तो 5 कक्षाओं का संचालन कैसे करेगा? वो तो सिर्फ बच्चों को हल्ला मत करो, शांत रहो, इतना ही करा पाएगा। तो हम शासन से मांग करते हैं कि जो हमारी सेटअप है, उस सेटअप में कोई बदलाव न किया जाए। कम से कम जो सेटअप है, सेटअप के अनुपात में हमारे शिक्षक रखे जाएँ। दूसरी जो महत्वपूर्ण विषय है, हमारे बहुत से साथी लंबे समय से, चाहे वो कला के हों, चाहे वो विज्ञान के हों, अन्य विषयों का भी अध्ययन अध्यापन कराते हैं। ऐसी स्थिति में 2014-15 में जब हुआ था हमारा जो युक्तिकरण हुआ था, उसमें विषय का हमसे ऑप्शन लिया गया था कि आप कौन से विषय पढ़ाना चाहते हैं। तो हमारे शिक्षक साथियों ने विषय का ऑप्शन दिया था और उस विषय का अध्यापन लगातार कराते आ रहे हैं और रिजल्ट भी 100% है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी वर्तमान जो अभी आदेश निर्देश जारी हुआ है, इसमें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी को भी उनको मानते हुए इनके पद बनाए गए हैं। जबकि भाषा में ही 3 भाषाएँ हैं, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी। लेकिन जो अभी सेटअप का है उसमें सिर्फ अंग्रेजी को शामिल किया गया है, हिंदी और संस्कृत को शामिल नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हमारे हिंदी और संस्कृत के जो साथी हैं वो अतिशय हो रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि माध्यमिक शालाओं में संस्कृत के विषय भी हैं, हिंदी के विषय भी हैं। तो गवर्नमेंट को भाषा रखना चाहिए, भाषा में जो अवेलेबल हैं उनका उपयोग करके अध्यापन कार्य करा रहे हैं हमारे शिक्षक साथी। तो हमारी मांग है कि जो ये विसंगतिपूर्ण जो निर्देश है, इस निर्देश को गवर्नमेंट वापस ले और हमारे शिक्षकों के साथ अन्याय जो हो रहा है उसमें न्याय करे। सर, युक्तिकरण में जो परीक्षाधीन शिक्षक है, इनको शामिल नहीं किया गया है। खासकर सरगुजा और बस्तर रीजन में जो नई भर्तियाँ हुई है, उसमें एक ही स्कूल में 3-3, 4-4 शिक्षक जो परीक्षा अधीन के आ गए हैं और जिसकी वजह से पुराने शिक्षक अतिशेष हो गए हैं। इसको लेके मोर्चा क्या विचार रखता है और क्या गुंजाइश रखता है सुधार होने की? देखिए, जो नई भर्तियां हुई हैं वो भी हमारे शिक्षक साथी हैं। हम किसी भर्ती का विरोध नहीं करते, लेकिन जो उनकी पदस्थापना की गई वो गलत की गई, क्योंकि जो रिक्त पद रहता है, जो एकल शिक्षक और शिक्षक विहीन स्कूलों में पदस्थापना की जानी थी, लेकिन ये जो अधिकारी हैं, अधिकारी वर्ग द्वारा उसका सही क्रियान्वयन नहीं किया गया और जहाँ शिक्षक हैं वही उनकी पोस्टिंग की गई। अब वो हमारे लिए सरदर्द हो गया है, क्योंकि हमारे जो पुराने साथी लंबे समय से 18 साल 20 साल से जिस विद्यालय में हैं, अब चूँकि नए शिक्षक साथियों को उनकी परीक्षा अवधि के कारण उनको इसमें युक्तिकरण के दायरे में नहीं लाया जा रहा है। इससे हमारे उन साथियों को नुकसान हो रहा है। मेरा तो मांग सीधा है कि युक्तिकरण में सबको शामिल किया जाए। जो नए साथी हैं वो भी यदि अध्यक्ष के दायरे में आते हैं तो उनको भी जहाँ रिक्त पद रहे वहाँ समायोजन करें, क्योंकि ये जितने कार्य हो रहे हैं सभी प्रशासकीय हो रहे हैं। प्रशासकीय स्थानांतरण पर जो ये परीक्षा अवधि में रहना नहीं रहना माने नहीं रखता। यदि हम स्वैच्छिक कराते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा स्थानांतरण नहीं होगा, या स्वैच्छिक रूप से हम चाहेंगे दूसरे जगह तो परीक्षा अवधि में नहीं जा पाएंगे। लेकिन जो जितनी प्रक्रियाएँ हो रही हैं प्रशासनिक हो रही हैं, तो मेरा मानना है कि यदि अभी वो परीक्षा अवधि में भी हैं तो उनके यदि दूसरे जगह की जाती है तो इससे उनको कोई वरिष्ठता या अन्य नुकसान उनको नहीं होगा। क्योंकि गणित के 3-3, 4-4 शिक्षक एक ही स्कूल में आ गए, ये भी आप लोग विसंगति मान रहे हैं? जी, चूँकि उस समय विषय का बंधन नहीं था, ऐसी स्थिति में अधिकतर गणित विज्ञान के शिक्षकों की भर्ती हुई, क्योंकि उनमें क्षमता था, उन्होंने ज़्यादा अंक प्राप्त किया था। अभी वर्तमान में कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ 4-4, 5-5 गणित के आ गए हैं, 4-4, 5-5 विज्ञान के आ गए हैं।
एक हमारा गणेशपुर विद्यालय में 5 शिक्षक हैं, जिसमें 2 गणित के और 3 विज्ञान के टीचर आए हुए हैं, जबकि ऑलरेडी वहाँ पहले से विज्ञान के शिक्षक पदस्थ हैं। तो ऐसी स्थिति में जो 15 साल 20 साल से उस विद्यालय में अध्ययन अध्यापन करा रहे हैं, उन साथियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। तो मेरा इस विषय में मानना था कि गणित के अन्य पद भी बहुत से स्कूलों में खाली हैं, उन पदों पर उनको भेजा जाए। चूँकि नई भर्तियाँ हैं, वो वहाँ जाने के लिए भी तैयार रहेंगे, ऐसा उनके साथ कोई अन्याय भी नहीं होगा। सर एक बात बताइए, स्कूलों का अभी भी मर्जर किया जा रहा है, अतिशेष किया जा रहा है, और इस प्रधान पाठक को और प्राथमिक और मिडिल स्कूल को भी एक परिसर में इकट्ठा किया जा रहा है। इससे क्या व्यवस्था प्रभावित हो रही है और प्रधान पाठकों का हित कैसे इसमें नहीं दिखाई दे रहा है आप लोग को? देखिए, मर्ज यदि स्कूल का एक कैंपस में कर रहे हैं तो उसमें व्यवस्था में हमको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि जो प्रधान पाठक को शिक्षक के रूप में काउंट करते हुए एक पद जो प्राइमरी में, एक पद मिडिल में और हाई स्कूल में एक पद जो विलोपित कर दे रहे हैं, समस्या वहाँ पर पैदा हो रही है। सबसे बड़ी समस्या है कि लगभग सरकार की इस नीति से, इस सेटअप से लगभग मेरे विचार से 50 से 60 हज़ार पद सीधा विलोपित हो जाएंगे, जिसमें कि भविष्य में भर्ती होने की संभावना ही समाप्त हो जाएगी। और हमारे छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय निवासी हैं, जो डीएड बीएड करके बड़ी आशा से बैठे हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को डीएड बीएड कर शिक्षक, सरकारी शिक्षक बनने की जो प्रेरणा देते हैं, उनको एक लक्ष्य देते हैं, वह पूरी तरह से लगभग समाप्त हो जाएगा। आने वाले समय में मेरे को लगता है यही स्थिति रही तो हर साल दिखाने के लिए 100-200 पद निकाल देंगे और बाकी बड़ी भर्तियां लोग भूल जाएं। और मेरे विचार से ये जो सरकार का जो सेटअप व्यवस्था है, पूरी तरह से निजीकरण की ओर बढ़ते कदम है। क्योंकि आप ही बताइए कि किसी स्कूल में 5 क्लास होने के बाद कार्य 18 पीरियड होने के बाद 2 टीचर कैसे पढ़ाएंगे, जबकि एक टीचर की आवश्यकता सिर्फ संपूर्ण शासकीय एवं प्रशासकीय कार्य के अलावा अन्य प्रकार के सामाजिक गतिविधियां, जैसे कि आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड में सहयोग इत्यादि काम भी सामाजिक संपर्क, भावक संपर्क करना पड़ता है। तो बात स्कूल का एक व्यवस्था करने से तो नई शिक्षा नीति में है ही कि एक कैंपस होगा, परंतु जो पद विलोपित कर दे रहे हैं, यह बहुत ही बड़ी समस्या है। और इस बहुत अभिभावकों को, छत्तीसगढ़ की जनता से मेरा आह्वान है और यहाँ के युवाओं से कि वो इससे जागरूक हों, अन्यथा आने वाले समय में शासकीय नौकरी का सपना छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में आज 70,000 पद विलोपित हो रहे हैं, कल ऑटोमेटिक है कि लगभग पूरे 2.5 लाख पद विलोपित हो जाएंगे। और आपको एक और विषय बता दूं कि आत्मानंद के नाम से 20,000 शासकीय पदों को तो संविदा में बदल ही दिया गया है, तो पद तो समाप्त ही लगभग होने की कगार पर हैं और 60-50 हज़ार ये पद समाप्त हो जाएंगे। 80,000 जब हो जाएंगे तो सरकार बाद में धीरे धीरे लोग रिटायर होंगे, आने वाली पीढ़ी धीरे धीरे 2 लाख अन्य पदों को भी समाप्त कर देगी। स्थिति बहुत ही, यदि आप गंभीरता से देखें तो बहुत ही यहाँ की जनता को देखना चाहिए, पत्रकारों को, प्रबुद्ध वर्ग को, कि बहुत ही गंभीर विषय है। जी सर। पुरानी पेंशन का मुद्दा भी आप आज लोग शायद ज्ञापन दिए हैं इसमें, तो पुरानी पेंशन को लेकर मोर्चा की क्या रणनीति है? धन्यवाद मनीष जी। पुरानी पेंशन को लेकर यहाँ पर जो बात उठ रही है, निश्चित तौर पे जो अभी यूपीएस वगैरह की जो बात आई है, नया व्यवस्था आई है, और एनपीएस था, तो उसमें विकल्प दिया गया था पहले एनपीएस यूपीएस के बारे में। तो अभी पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में शासन के द्वारा अभी पूर्व सरकार ने यहाँ पर ओपीएस की पुरानी पेंशन को मानी थी और विकल्प के रूप में एक ऑप्शन भी दिया गया था, जिसको सारे हमारे कर्मचारी वर्ग ओपीएस को स्वीकार किया था। अब ओपीएस में समस्या ये बात रही कि हमारा सेवा की गणना 18 से करेंगे, तो उधर हमारा जो पुरानी सेवा काउंट नहीं हो रही, जो उसका समय अवधि है 33 साल की है, उसको हम पूर्ण कैसे करेंगे? जब तक हमको यहाँ पर पुरानी सेवा की गणना नहीं करेंगे तो हमारा पेंशन ओपीएस हो, चाहे यूपीएस हो, चाहे एनपीएस हो, सब व्यर्थ है शिक्षाकर्मी साथियों के लिए, शिक्षा के एलबी संवर्ग के लिए। तो शासन से यही अनुरोध है कि वो यहाँ पर हमारी पूर्व सेवा की गणना करे और हमारी मांगों को मांगे। सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति की मांग को लेकर भी आज आप लोग ज्ञापन दिए हैं। क्या लग रहा है आप लोग को कि आप लोग मोर्चा ने जो ज्ञापन दिया है इसका प्रभाव क्या रहेगा, और सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति इस युक्तिकरण में कहीं दब तो नहीं रही है?
निश्चित तौर पे मनीष भाई, मैं आपको बता दूं, पिछली सरकारों में हम लोगों का एक मिशन जो हम लोग लेके चले थे 2018 से, वेतन विसंगति का मुद्दा हमारे सभी सहायक शिक्षकों के साथ भारी गंभीर है और पिछली सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमने 5 साल लड़ाई लड़ी और ये अब की जो सरकार बनी है, इन्होंने मोदी गारंटी के तहत हमारी समस्याओं को रखा है और मोर्चा के ज्ञापन में भी हमारी समस्या प्रमुखता से रखी जा रही है। और मैं चाहूँगा कि जो मोदी गारंटी के तहत हमारी समस्या रखी गई है, इसको समय रहते समाधान इसका होना चाहिए और सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर होनी चाहिए। मोदी की गारंटी की बात आ रही है, मैडम ने भी कहा कि मोदी की गारंटी है, 4 महीने अभी हमको सरकार में हुए, क्या लगता है आज आपको बात? देखिए, मैडम ने मोदी की गारंटी की बात कही है और उनका ये कहना है कि मोदी की गारंटी है तो वो निश्चित रूप से पूरी होगी, परंतु हम इतने लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर के आशान्वित हैं तो कहीं ना कहीं हमारी उम्मीद टूटती हुई दिख रही है। मनीष जी, एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। ये जो विसंगतिपूर्ण युक्ति युक्तकरण की जो प्रक्रिया है, इसमें एक प्रावधान है कि एक ही कैंपस में संचालित अलग अलग स्कूलों को एक साथ समायोजित करने का है। अगर प्राथमिक शाला को हायर सेकेंडरी के साथ मर्ज करेंगे, पूर्व माध्यमिक शाला को हाई स्कूल से मर्ज करेंगे, सभी स्कूलों में अध्ययन अध्यापन का स्तर अलग अलग है, आपसी समन्वय बिगड़ने से इसका शिक्षा गुणवत्ता पर भरपूर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। निजी स्कूलों में तो ऐसे ही रहता है पहली से बार। निजी स्कूलों में ऐसा रहता है, परंतु वहाँ पर अधिकाधिक शिक्षकों की उपलब्धता के कारण वो इस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं और वहाँ पर जो अलग अलग जो स्तर के स्कूल होते हैं उनका नियंत्रण अलग अलग लेवल पर होता है। परंतु हमारे यहाँ इतने संसाधन नहीं हैं सरकारी स्कूलों में कि हम उसको उस तरीके से मैनेज कर पाएं। संसाधनों के अभाव में जो स्कूलों का एक कैंपस में करना है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए घातक है। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा में प्रधान पाठकों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और इस प्रकार के स्कूलों के संलग्नीकरण से प्रधान पाठकों का अधिकार शून्य हो जाएगा, जिसका गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए समान स्तर के स्कूलों को अगर मिलाएं, कम दर्ज संख्या के कारण प्राइमरी को प्राइमरी से मिलाएं, मिडिल को मिडिल से मिलाएं, हाई स्कूल को हाई स्कूल में मर्ज करें, यह तर्कसंगत है। परंतु अलग अलग स्तर के स्कूलों का एक साथ मिलाना यह तर्कसंगत नहीं है, ये न्याय संगत नहीं है। सर, पुरानी पेंशन को लेकर अभी एक सवाल है मेरे मन में कि अभी एक नया पेंशन स्कीम आ गया है, क्या आपको हमारे प्रदेश में लागू होता दिख रहा है? और पुरानी पेंशन को लेकर क्या खामियां आप लोग को दिख रही है जो आप लोग के कैडर में नहीं आ पाई है? छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू है जी, इसलिए, और चूँकि माननीय अभी शासन का बयान भी आ गया है, माननीय ओपी चौधरी जी दिए हैं कि हम यूपीएस ही पर अभी कोई विचार नहीं कर रहे हैं, ओपीएस ही लागू रहेगा। अब विषय आता है कि पुरानी पेंशन में सबसे अधिक नुकसान हो रहा है जिनका प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा काउंट नहीं हुआ है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। और चूँकि अभी भी छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पेंशन अधिनियम चल रहा है, उसके तहत सन 1966 पेंशन अधिनियम में यह स्पष्ट वर्णित किया गया है कि जिस भी संस्थान का या किसी भी स्व संस्था का या जो भी सरकारी अर्धशासकीय संस्थान है, उनका यदि शासकीकरण किया जाता है तो उससे संबंधित कर्मचारी अधिकारी शासकीय सेवा का पुराना सेवा गणना पेंशन के मामले में किया जाएगा। अतः हमारा छत्तीसगढ़ शासन से अनुरोध है कि हमारे शिक्षक साथी बहुत तेज़ी से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, अतः उनके हित को ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पेंशन अधिनियम के तहत हमारा पुराना सेवा गणना करके जो है हमारा पेंशन निर्धारण किया जाए। सर, मैं आपसे आकस्मिक अवकाश पर पूछूंगा। सर, आप लोग आकस्मिक अवकाश का भी एक विरोध कर रहे हैं, विरोध दर्ज करा रहे हैं, क्यों अव्यवहारिक नहीं लग रहा आप लोग को ये ऑनलाइन अवकाश सिस्टम? क्या फिर से आपको वही परिस्थिति दिख रही है जो एक ज़माने में रमन सरकार के कार्यकाल में टैबलेट की आई थी, हाजिरी को लेकर आई थी, जिसका उत्तर प्रदेश में भी अच्छा खासा विरोध हुआ था? सर देखिए, जो ऑनलाइन अवकाश की व्यवस्था है उसमें जो कैजुअल लीव है, जिसको हम लोग आकस्मिक अवकाश बोलते हैं, उसको इस श्रेणी में रखना अनुचित है। इसलिए अनुचित है, आकस्मिक अवकाश का आशय होता है कि हम विद्यालय क्यों निकले और मान लीजिए दुर्भाग्य से हमारी गाड़ी खराब हो गई या हमारी कोई घटना हो गई या हमारे घर में कोई आवश्यक काम पड़ गया, तो ऐसी स्थिति में हम आकस्मिक अवकाश का उपयोग करते हैं। अब वहाँ पे हम कहाँ पे ऑनलाइन कर पाएंगे? कभी सर्वर का प्रॉब्लम है, कभी वो भेजते हैं कहाँ तो पहुँच जाता है कहाँ। ऑनलाइन की व्यवस्था आप जानती हैं कि बहुत सी हमारे शिक्षक साथियों को अभी भी दिक्कत जा रहा था। हम लोग का मांग है कि जो हमारा आकस्मिक अवकाश और जो इसके साथ साथ जो ओएल है
जो हमारा ऐच्छिक अवकाश, इन दोनों को उनसे पृथक रखें। जो हमारा मेडिकल है, जो हमारा अर्जित अवकाश है, उसके लिए आवेदन शिक्षक पहले देते थे, उसको हम ऑनलाइन पहले आवेदन कर देंगे। लेकिन आकस्मिक अवकाश चूँकि आदमी रास्ते में निकला है, उस समय अगर कोई परेशानी हो गया तो कहाँ हम कागज़ खोजेंगे, कहाँ पे हम एप्लीकेशन बनाएंगे, कैसे उसको हम अपलोड करेंगे। यदि हम अपलोड करने की स्थिति में नहीं है तो ऐसी स्थिति में तो हम अनुपस्थित माने जाएंगे। तो इसलिए हम शासन से मांग करते हैं कि ठीक है, कम से कम आकस्मिक अवकाश और जो हमारा ऐच्छिक अवकाश है इसको ऑनलाइन की श्रेणी से बाहर रखें, और बाकी जो अवकाश है उसके लिए हम पहले भी प्रक्रिया के तहत हम आवेदन करते थे, उसको हम पुनः आवेदन करेंगे। ऑनलाइन हाजिरी तो नहीं आ जाएगी कहीं? ऑनलाइन हाजिरी आ जाए उसका हमें कोई विरोध नहीं। अभी भी तो हम हमारे विद्यालयों में समय पे फोटो खींच के हम लोग भेज ही रहे हैं। जो ऑनलाइन हो रहा है वो ही रहा है, उसका विद्यालय के कैंपस के अंदर हमारे साथ जो कराएं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैंपस से बाहर जो हमारे अधिकार हैं उन अधिकारों के साथ गवर्नमेंट छेड़छाड़ न करे, हमारा आग्रह है। और बाकी हम उनके साथ हैं। अगर विद्यालय में तो हम ऑलरेडी हम 9:45 बजे समय है, 9:45 पर हम पहुँचते हैं। चलिए देखते हैं, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी शिक्षकों के बीच में आई है और क्या कह रही है। मैम, शिक्षक लोग अपनी समस्या लेकर आए हैं, आपको क्या लग रहा है इनकी मांगों को लेकर? हाँ, देखिए, आज निवास पे पहुँचे हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा की पूरी टीम पहुंची हुई है। अपनी समस्याओं को ये रख रहे हैं क्योंकि शिक्षक की 2 अगस्त 2024 को युक्तिकरण की बात छत्तीसगढ़ शासन कही है और समस्याएं इसमें बहुत सारी बताई जा रही हैं। लेकिन मैं मानती हूँ कि जब तक इसमें सीएम साहब से संबंधित अधिकारियों से बात नहीं हो जाए तो इस पर निर्णय लेना उचित नहीं समझती मैं। इस पर एक बार चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद ही उधर का निर्णय होगा। मैंने मैडम अमर अग्रवाल जी का एक इंटरव्यू लिया था बिलासपुर में, तो उन्होंने कहा था, चुनाव के पूर्व कहा था कि मोदी की गारंटी में सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति सहित कई मांगे हैं और इनकी बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को लेकर हम कमेटी बनाएंगे। अब सुशासन विभाग बना दिया गया है, लेकिन वो कमेटी नहीं आई है जो इनकी छोटी छोटी समस्याओं को रखे। जैसे इनकी वेतन विसंगति है, पदोन्नति है, पेंशन को लेकर समस्याएं हैं। तो ये छोटी छोटी कमेटियां कैबिनेट में क्या कभी मूर्त रूप ले पाएंगी या आप कभी सुझाव देंगी? देखिए, रही बात चुनाव से पहले की हमारे घोषणा पत्र की, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर अगर घोषणा पत्र में रहा तो अभी सरकार बनने ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और अभी तो 4-6 महीना बाकी हैं। जी जी। तो आने वाले समय में हो सकता है बड़ा निर्णय ले। शिक्षक मोदी की गारंटी पर भरोसा रखें। बिल्कुल मोदी की गारंटी पे ही तो पूरी चल रही है। विश्वास जताएं छत्तीसगढ़ की पूरी जनता कि मोदी जी की गारंटी पूरी होगी, तो निश्चित तौर पर मैं मानती हूँ कि मोदी की गारंटी पूरी होनी चाहिए। थैंक यू। तो जैसा कि आपको मालूम है, ये शिक्षक हैं और हर जगह हर बार ये आरोप लगाते रहते हैं कि हमसे गैर शिक्षकीय कार्य कराया जाता है। अब चुनाव आने वाले हैं, डाटा बनने वाला है, इसके बाद अन्य कई प्रकार के कार्य में लग जाएंगे और इस बीच युक्तिकरण और स्कूल शिक्षा विभाग के सेटअप में छेड़छाड़। 2 शिक्षक गांव के 4 काम, कभी दवाई बांटेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। इसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। लेकिन जब बात आती है गुणवत्ता की, गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर कलम चलती है शिक्षकों के खास छुट्टियों की। गर्मी की छुट्टी अधिकांश शिक्षकों को एक्स्ट्रा क्लास लगाने पर मजबूर कर दिया जाता है। कहा जाता है कि गुणवत्ता प्रभावित हुई है, आपके स्कूल का या आपके ज़िले का या आपके ब्लॉक का परिणाम सही नहीं आया है। अब शिक्षक की मजबूरी है कि 5 क्लास 2 शिक्षक कैसे पढ़ाए, कैसे गुणवत्ता लाए, ये समझ से परे है। व्यवस्था के जिम्मेदार लोग इस बात को शायद अभी नहीं समझ पा रहे कि ज़मीनी हकीकत और योजनाओं की हकीकत क्या है। ज़रूरत है इन शिक्षकों की समस्याओं को, ज़मीनी हकीकतों को जरा बारीकी से गौर किया जाए कि समस्याएं कहाँ आ रही है। योजनाएं तो बहुत अच्छी है, युक्तिकरण को लेकर शिक्षक भी बता रहे हैं कि एक स्कूल में कई जगह अतिशेष हो गए हैं और नई नियुक्त भर्ती से बस्तर और सरगुजा संभाग में यह स्थिति अपने आप में और भी बिगड़ गई है। खबरों में बने रहिए। फिलहाल आज सूरजपुर जिले के बीर गांव से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।